नमस्कार दोस्तों, आज के इस ग्राफिकल लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस जजमेंट के बारे में जिसे के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ये केस इतना इंटरेस्टिंग रहा और इतना रोचक रहा कि 1973 में इस पर अचानक नाम की एक फिल्म बनी, 2016 में रुस्तम नाम की फिल्म बनी और 2019 में एक वेब सीरीज आई द वर्डिक्ट के नाम से। सेक्शन 290, 304, 302 ये सेक्शंस इसमें जो हैं इन्वॉल्व थे। आपकी जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच ने इस मामले में अपना वर्डिक्ट दिया था उसमें जस्टिस के सुब्बा राव, जस्टिस एस के दास और जस्टिस रघुवर दयाल शामिल थे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये एक मर्डर केस था जो भारत के सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक माना जाता है। नानावती केस का फैसला 1961 में आया था, लेकिन आज भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है। के.एम. नानावती जो थे वो एक नौसेना के अधिकारी थे और इन पर उनकी पत्नी के प्रेमी की कथित हत्या का आरोप था। भारतीय दंड संहिता, हमारा जो इंडियन पीनल कोड है, उसके सेक्शन 302 के तहत इसमें मुकदमा चला था। इस मामले को न केवल जनता के बीच लोकप्रियता प्राप्त होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णयों में माना जाता है, बल्कि महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं जैसे आईपीसी के जनरल एक्सेप्शंस, साधारण अपवाद, सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ और गंभीर और अचानक प्रकोपन का परीक्षण, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, और साथ ही सत्र न्यायाधीश यानी सेशन न्यायालय द्वारा किए गए संदर्भ की क्षमता को तय करने में हाईकोर्ट की जो पावर है उसके बारे में भी चर्चा की गई थी। आरोप यह लगाया गया था कि कमांडर नानावती ने अपने लाइसेंसी सर्विस पिस्टल से लगातार 3 गोलियां चलाकर अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी थी। हालांकि नानावती ने आत्मरक्षा का स्टैंड लिया और ये तो स्वीकार किया कि उन्होंने हत्या की है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये आत्मरक्षा में किया गया है, मतलब ये कि उन्होंने आत्मरक्षा का बचाव लिया, जिसे हम सेल्फ डिफेंस कहते हैं। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वह एक रोमांचकारी परीक्षण माना जाता है। कावास मोनिक्षा नानावती, जी हाँ, के.एम. नानावती का यही नाम था। इंडियन नेवी के एक कमांडिंग ऑफिसर थे के.एम. नानावती। इनकी एक पत्नी थी सिल्विया और 2 बेटों और एक बेटी के साथ ये मुंबई यानी उस समय के बॉम्बे में रहते थे। नानावती अपने नौसैनिक कार्यों, नेवल जो वर्क है उनके, उसके कारण अक्सर घर से दूर रहते थे और सिल्विया एक व्यवसायी और नानावती परिवार के ही एक अच्छे दोस्त थे, राम आहूजा, इसके साथ संबंध में पड़ गई थी। 27 अप्रैल 1959 ये वो दिन था जब कमांडर नानावती को अपनी पत्नी के मित्र प्रेम आहूजा के साथ अवैध संबंधों के बारे में जानकारी मिली। उस दिन नानावती सीधे प्रेम आहूजा का सामना करने के लिए आगे बढ़े। उस दिन नानावती अपने नेवल ऑफिस गए। वहां 6 गोलियों के साथ उन्होंने अपना पिस्टल लिया, अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा किया और सीधे प्रेम आहूजा से मिलने के लिए चले गए। प्रेम आहूजा ऑफिस में नहीं मिला और नानावती सीधे आहूजा से मिलने उसके फ्लैट में गए, जहां उन दोनों की मुलाकात हुई। कोर्ट में नानावती के जो वृत्तांत थे, जो स्टेटमेंट था, उसके अनुसार नानावती ने पहले प्रेम आहूजा से पूछा था कि आहूजा सिल्विया से शादी करने और उसकी दोनों बच्चों को स्वीकार करने का इरादा रखता है। आहूजा ने नकारात्मक जवाब दिया। 3 गोलियां चली और प्रेम आहूजा की मौत हो गई। नानावती सीधे जो वेस्ट नेवल कमांड है, पश्चिम नौसेना कमांड, इसके प्रोवोस्ट मार्शल के सामने कबूल करने के लिए आगे बढ़े कि वो अपना काम जो है, जो कुछ भी उन्होंने अपराध किया, उसे कन्फेस कर सकें, और उनकी सलाह पर खुद को उन्होंने असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर थे उनके हवाले कर दिया था। इसके बाद उन्हें 9 सदस्यीय जूरी के सामने पेश किया गया। उस समय भारत में जूरी सिस्टम चलता था और आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस केस के बाद ही जूरी सिस्टम को खत्म करने की मांग उठी थी, लेकिन इस केस के बाद ही जूरी सिस्टम खत्म नहीं हुआ। जूरी सिस्टम खत्म हुआ 1973 की सीआरपीसी के साथ, जो 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ। तो नानावती को जूरी के सामने पेश किया गया
और कमांडर नानावती को हत्या के आरोप से बरी कर दिया था जूरी ने 8-1 के बहुमत से। कोर्ट ऑफ सेशन के जो न्यायाधीश थे आर.बी. मेहता, हालांकि बरी को गलत माना उन्होंने और जूरी के फैसले को पलटने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट को रेफर कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जूरी के फैसले को पलट दिया और नानावती को दोषी पाया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। नानावती मुकदमे के जो नोन फैक्ट्स हैं वो आपको कुछ जानना चाहिए। ऐसी कुछ बातें जो आम तौर पर हमें नहीं पता। पहली बात तो ये कि नानावती केस भारत में अंतिम जूरी ट्रायल नहीं था। कई लोग ये कहते हैं कि नानावती केस भारत में अंतिम जूरी ट्रायल था, लेकिन ऐसा नहीं है। यह झूठ बात है कि नानावती मामले में दिए गए जो निर्णय था, जो कि सही नहीं माना जा रहा था, के कारण जूरी को समाप्त कर दिया गया। हालांकि भारत में जूरी ट्रायल के इतिहास को देखने पर पता चलता है कि नानावती मामले में जूरी ट्रायल के बाद भी 1963 में मन्ना लाल खटिक पर कोलकाता उच्च न्यायालय में विशेष जूरी के समक्ष मुकदमा चलाया गया था। 1964 में पंचू गोपाल दास को जूरी के सर्वसम्मत यानी यूनानिमस जो डिसीजन था उसके बाद हत्या का दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। फिर दिसंबर 1963 में मद्रास हाई कोर्ट ने इस क्षेत्र को औपचारिक रूप से भारत में शामिल किए जाने के तुरंत बाद, पहले ये पुडुचेरी में था आपकी जानकारी के लिए, एक जूरी मुकदमे की अपील पर सुनवाई की थी। और इस प्रकार यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नानावती मुकदमे के बाद भी कई जूरी जो ट्रायल हुए हैं और ये लास्ट जूरी ट्रायल नहीं था। आपको ये भी जानना चाहिए कि कमांडर नानावती बरी नहीं हुए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, कमांडर नानावती को जूरी ने तो बरी कर दिया था, लेकिन तत्कालीन जो सत्र न्यायाधीश थे आर.बी. मेहता, इन्होंने उसके बरी करने यानी एक्विटल को गलत माना और जूरी के फैसले को पलटने का निर्णय लिया। और जैसा कि मैंने बताया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस निर्णय को सही माना और नानावती को आजीवन कारावास की सजा दी। आपको ये भी जानना चाहिए कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट की सजा के आदेश को बरकरार रखा। ये बात और है कि नानावती की जो कैद थी उसे 3 साल बाद माफ कर दिया गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको केम नानावती केस की बारीकियों की जानकारी आज इस ग्राफिकल लेक्चर के माध्यम से मिली होगी और साथ ही कुछ ऐसे पहलुओं को भी आपने समझा होगा जो पहले आपको नहीं पता होगा। जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो ग्राफिकल लेक्चर है आपको कितना पसंद आ रहा है, ताकि हम और हमारी टीम ऐसे प्रयास करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए। हैव ए नाइस टाइम।